पूरा जो एग्जाम है बीपीएससी का वो निर्भर करता है मुख्य परीक्षा पे। यानी कि आप एसडीएम होंगे या डीएसपी होंगे, आईएएस होंगे या जो भी हम यूपीएससी के संदर्भ में यदि देखें तो आप आईएएस होंगे या आईआरएस होंगे, ये तय मुख्य परीक्षा ही करता है। सिविल सर्विस एग्जाम का सबसे कोर जो एरिया है मुख्य परीक्षा है। और प्रीलिम्स होने के बाद भी ज्यादातर बच्चे रह जाते हैं मुख्य परीक्षा में, और बहुत दुखद है जब आप प्री का पड़ाव पार कर जाते हैं और मुख्य परीक्षा देने का सौभाग्य पाते हैं, तो फिर यहां बिना तैयारी के उतरे, यहां बिना टेक्निक ट्रिक को सीखे यदि आप उतर रहे हैं, तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, एक बड़ी गलती है आपकी। तो क्या करें कि मुख्य परीक्षा में हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए, मुख्य परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए, इस पर आज की चर्चा है। और यह चर्चा 30 से 35 मिनट की है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन, पाठ्यक्रम का विश्लेषण एक पक्ष है तैयारी का, और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है उत्तर लेखन का अभ्यास। यदि कोई अभ्यर्थी केवल अध्ययन कर रहा है और एग्जाम तक अध्ययन ही अध्ययन कर रहा है, तो उसकी जो संभावना है कि वो नीचे से टॉप कर सकते हैं, यानी कि सफल होने की संभावना उनकी न्यूनतम है। दूसरी ओर यदि कोई अभ्यर्थी अध्ययन जितनी कर पाए उससे ज्यादा उसने उसका अभ्यास किया है, तो उनके सफल होने की संभावना, और सफल में भी उनके रैंक लेने की संभावना ज्यादा है। चलिए, आपका जो अनमोल समय है उस समय पर हम आपको जो मेरा उद्देश्य है आज का उसको आप तक डिलीवर करें, और फिर हम बताएं कि आखिर सर्वश्रेष्ठ उत्तर लेखन करते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और आपका जो उत्तर हो, चाहे निबंध के रूप में हो या जीएस के रूप में हो, जब भी आप उत्तर लिख रहे हो तो किन बातों के लिए आप पूर्व तैयारी कर लें, इस पर विस्तार से चर्चा है। संक्षिप्त चर्चा नहीं है, विस्तृत चर्चा है। देखिए, नॉर्मली जो बच्चा तैयारी करता है उत्तर लेखन के अभ्यास के दौरान कुछ गलतियां करता है जो नहीं होना चाहिए। पहली बात आज के इस क्लास की है कि मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कैसे करें। किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। लास्ट में हम आपके जो डाउट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि कई बच्चे कई तरह के अपने जो स्वाभाविक प्रश्न उसके मन में है वो पूछना चाहते हैं, तो आप लास्ट में पूछेंगे। और तीसरा जो सवाल है कि उत्तर लेखन का अभ्यास कब प्रारंभ करें। जिनका मेन का एग्जाम है अभी 17वीं, वो तो खैर अभ्यास कर चुके होंगे और अभ्यास कर रहे होंगे, लेकिन जिनका 71st है या जो अभी बीपीएससी की तैयारी सोच रहे हैं उनके मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो हम बताएंगे इस पर कि कब प्रारंभ करें। और प्रश्न का चयन कहाँ से करें, या मतलब प्रश्न का स्रोत क्या हो, कहाँ से प्रश्नों का चयन, यानी प्रश्नों का स्रोत क्या हो, कि क्या केवल हम क्वेश्चन बैंक से करें, पिछले साल का क्वेश्चन। नॉर्मली जो बच्चा होता है कि वो पी वाई क्यू को ही सोचता है कि एकमात्र स्रोत है, तो क्या पी वाई क्यू एकमात्र स्रोत है? यदि पी वाई क्यू को करें तो क्या उससे काम चल जाएगा, या
PIQ के अलावा और कोई स्रोत हो सकता है कि खुद प्रश्न का निर्माण हम कर सकते हैं कुछ, या फिर कहीं से, कहां से प्राप्त होगा? ठीक है, निःशुल्क कहां से मिलेगा, या हम कैसे प्रश्न बनाए, हम चुने प्रश्न को, इस पर बात कर सकते हैं। और एक प्रश्न ये बहुत ज्यादा बच्चों के मन में आता है कि जो हैंड राइटिंग है, लिखावट कैसी हो। कुछ लोग बच्चे बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, और कुछ बच्चे जो है काफी लार्ज, बड़े साइज का लिखते हैं, उसके बीच स्पेसिंग जो है वो भी मैटर करता है। क्या इसका रोल है लिखावट का? ठीक है, इसका क्या भूमिका, क्या है रोल, क्या है, इसको, इस पर चर्चा करना जरूरी है, थोड़ा सा 2 मिनट। और भाषा जो शैली है, कैसी हो, ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि उत्तर लेखन कैसे करें, कहां से करें, क्यों करें। देखिए, उत्तर, आंसर राइटिंग में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है, इस पर पहले समझेंगे, तब आप उत्तर लेखन कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है, उसका सबसे मूल भाग होता है प्रश्न की मांग। हर प्रश्न हमसे कुछ न कुछ डिमांड करता है, कुछ हमसे मांगता है। और पहला जो अनिवार्य शर्त है कि प्रश्न की मांग को समझना, ये एक आर्ट है, और इसको बहुत जरूरी है समझना। ज्यादातर बच्चे प्रश्न की मांग को समझते नहीं है। निबंध में भी यही होता है, प्रश्न की मांग को समझना जरूरी है। जितना बेहतर समझ पाए, उतना बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ उत्तर के लिए सबसे अनिवार्य जो मुद्दा है, वो है, आ, सबसे अनिवार्य मुद्दा है वो प्रश्न की मांग को समझना है। ज्यादातर केसेस में लोग प्रश्न की मांग को ही नहीं समझते हैं, डिमांड को नहीं समझते हैं। यदि कोई बच्चा प्रश्न की मांग को नहीं समझा, तो उसके साथ क्या समस्या होगी? यदि आप नहीं समझे, या आप गलत समझे, तो आप भटक जाएंगे। तो आप क्या होंगे? आप अपने उत्तर में भटक जाएंगे, और जो उत्तर होगा वह आपको फल नहीं दे पाए। मान लीजिए एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो राज्यपाल है, राज्य में केंद्र का एजेंट होता है, टिप्पणी करें। शॉर्ट नोट्स में आया कि क्या राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट होता है, टिप्पणी करें। तो अब आपसे वो पूछना क्या चाहता है? आप उत्तर लिखे, और उत्तर में शुरू किया आपने कि राज्यपाल कौन बन सकता है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के साथ आपने राज्यपाल की शक्तियां लिख दी, राज्यपाल के कार्य लिख दिए, राज्यपाल के लिमिटेशन लिख दिए। आपने सब कुछ राज्यपाल के बारे में लिखा, लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। ये अंकदायी नहीं है। ये सिर्फ आपका मन रखने के लिए इसमें हाफ मार्क्स दे दे, ये बहुत है, लेकिन अंकदायी नहीं है। क्यों? उसने आपसे ये कहां पूछा कि तुम राज्यपाल की जो नियुक्ति, या राज्यपाल के उम्मीदवार की न्यूनतम जो योग्यता है वो लिखो। उसने कहां पूछा कि तुम राज्यपाल की शक्ति लिखो। उसने नहीं पूछा आपके कि राज्यपाल की जो सीमाएं हैं, शक्ति की सीमाएं हैं, वो लिखो। उसने आपसे नॉर्मली कहा कि क्या आपको लगता है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का एजेंट है? आपके उत्तर की जो शब्द सीमा निर्धारित है, उन
शब्द सीमा में सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपके हर एक वाक्य उस मांग के अनुरूप लिखे जाने चाहिए। मैं अभी निबंध का सेक्शन 3 आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें जो ऑफलाइन में जो हमारे साथ बच्ची है, बच्चा है, खास करके जो एक बच्ची है, वो निबंध लिखने के बाद बहुत ही प्रैक्टिकली सोचती है और वो नवाचार करना चाहती है, उसमें कुछ नया कुछ नया कुछ नया करना चाहती है, और नया करने के चक्कर में आम की जगह वो कटहल लिख लेती है। देखो सीधी सी बात कर रहा हूँ, मतलब भटक जाती है। मैं उसके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को समझा रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि बेटा अब वो ट्रैक पे आ रही है। शुरुआत में ज्यादा भटक रही थी, अब वो बिल्कुल फोकस्ड हो रही है। सारा कुछ ना फोकस्ड टर्म पे। यदि आपने प्रश्न में किस पर फोकस किया गया है, उसको आपने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया, तो सेटिस्फाई होगा आपका आंसर। तो आंसर राइटिंग का जो सबसे मेन किरदार है, जो आंसर राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कम शब्दों में, तत्सम शब्दों में, औपचारिक शब्दों में, यानी कि मदर टंग यूज कर लिए या फिर बिल्कुल ही अनौपचारिक शब्द यूज कर लिए, इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स में, तत्सम शब्दों में आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को यदि फुलफिल किया तो आपका उत्तर सही है। तो उत्तर लिखने के लिए सबसे पहला जो है कि आप प्रश्न के मांग को समझें। समझे मांग, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्रश्न की मांग को समझने के लिए प्रश्न को बार बार पढ़ना होगा और कोशिश करनी होगी ये जानने की कि प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को कि प्रश्न मुझसे मांग क्या रहा है। जैसे एक उदाहरण दिया कि प्रश्न आपसे मांग रहा है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है या नहीं है, तो आपका उत्तर प्रारंभ ही यहीं से होगा कि राज्यपाल राज्य में केंद्र की ओर से नियुक्त किए गए, केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए, नियुक्त ना लेकर के एक चुने गए लिखेंगे, केंद्र सरकार की ओर से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल का जो नाम दिया जाता है, किन की तरफ से दिया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की तरफ से दिया जाता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो टीम है, मंत्रिमंडल है, वो ही नाम प्रपोज करती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजता है राज्य में नियुक्ति करके। तो कौन तय करता है कि कौन राज्यपाल होगा बिहार का? केंद्र सरकार तय करती है। अब यदि बिहार में किसी और दल की सरकार हो, राजद की सरकार हो, और केंद्र में एनडीए भाजपा की सरकार है, भाजपा ने जो अपने वहां गवर्नर बना के जिनको भेजा, वह पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि राज्य की जो सरकार है जनहित में कार्य कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है और किसी प्रकार की समस्या जनता को नहीं। यदि राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि जो राज्य में सत्तारूढ़ दल है वह जनहित में लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही और संविधान विफल हो रहा है, तो संवैधानिक विफलता की स्थिति में राज्यपाल ही संस्तुति करता है, यानी आग्रह करता है एक राष्ट्रपति के समक्ष कि आप सीधा आप शासन स्थापित करें, और राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य। और राज्य में कोई भी गतिविधि होती है तो उस पर पूर्ण दृष्टि, पूर्ण जो एक ऑब्जर्वेशन है वो राज्यपाल बनाए रखता है। वर्तमान में दिल्ली में जो सरकार का गठन हुआ, तो नई जो विजयी पार्टी है, इस पार्टी ने राज्यपाल के सामने ही दावा पेश किया, और राज्यपाल ने, जो उपराज्यपाल होते हैं दिल्ली में, चूंकि ये केंद्र शासित राज्य है, तो यहाँ पे एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो एलजी के सामने प्रपोजल दिया और एलजी ने उनको आमंत्रित किया। अब क्या है, केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में भी उसी की सरकार बन गई यहाँ, तो यहाँ पे केंद्र और ये राज्य के बीच जो गवर्नर की जो भूमिका है वो थोड़ी चर्चा में कम रहेगी, क्योंकि गवर्नर विरोध नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम पार्टी के। लेकिन
केजरीवाल को आपने सुना होगा, हर 2 दिन के बाद केजरीवाल चिल्लाते थे जी एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं जी, एलजी और केजरीवाल में टनी। तो दरअसल ये लड़ाई जो है एलजी केजरीवाल की नहीं थी, ये लड़ाई केंद्र बनाम केजरीवाल की थी। केजरीवाल केंद्र को दोषी दे रहे थे जी मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, अमित शाह काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो उदाहरण हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार यदि राज्य में किसी और दल की सरकार हो और राज्यपाल जो है केंद्र में किसी और दल की सरकार हो, ऐसी स्थिति में राज्य के बीच और राज्यपाल के बीच यानी कि केंद्र के बीच जो टकराव की स्थिति बनती है, उसको ही आपको जस्टिफाई करना था विद 2 और 3 एग्जाम्पल, मोर देन 2 3 एग्जाम्पल। कर्नाटका वाला केस दे देते, दिल्ली वाला स्थिति का उदाहरण दे देते, और कोई ऐसा स्टेट हो जहाँ पे गवर्नर अपना मतलब केंद्र के अलग कोई पार्टी जहाँ पे राज्य करी हो, वहां पे कैसे टकराव हो रहा है उस टकराव को बताते। और इस टकराव को लेकर के जो कमेटियां बनी, कई कमेटियां राज्यपाल गवर्नर को लेकर के बनी कि गवर्नर की भूमिका को, गवर्नर के रोल को लेकर के बनी, उन कमेटियों के बारे में जिक्र करते तो आपका उत्तर बेहतरीन होता। लेकिन यदि कोई बच्चा गवर्नर की नियुक्ति के लिए निर्वाचित होने के लिए शर्त, गवर्नर की शक्ति, गवर्नर के कार्य, गवर्नर के मतलब फालतू चीजें लिखता तो उनके अंक नहीं आते। तो बहुत जरूरी है प्रश्न की मांग को समझना। और इसका हल क्या है, क्या उपाय क्या है इसका? इसका उपाय है प्रश्न को बार बार देखो, हजार बार देखो वाला उपाय है। यानी प्रश्न को बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। और तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका मस्तिष्क जो है उसमें बिल्कुल एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट ना आ जाए, कि आपको एकदम विजन मिल जाए कि करना क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको करना क्या है, पूरी रूपरेखा मस्तिष्क में तभी बन पाएगी और आप भटकने से बचेंगे, एक नक्शा बन जाएगा आंसर का। ये चीज सब पे लागू होती है, निबंध पे भी लागू होती है। ये जो है लागू होता है प्रश्न पे भी, निबंध पे भी। कि पहले जो टाइटल ऑफ दी ऐसे या फिर क्वेश्चन जो है उसको 2 3 बार 4 बार पढ़िए। कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, आपको कई लोग कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो उसमें यही चीज जरूरी होती है कि आप उसको बार बार क्या करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि आप प्रश्न को देख के प्रश्न को समझिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और क्या प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, आपने प्रश्न की मांग को समझ लिया, तो समझने के बाद, प्रश्न की मांग को समझने के बाद अब और क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेप हम आपको बताएं। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि उत्तर लेखन जब शुरू करें, उत्तर लिखना जब प्रारंभ करें, तो प्रश्न से ही शुरू करें। एक डायलॉग है, तुमसे शुरू तुम पे खत्म, सुना है डायलॉग आपने? तो प्रश्न की जिस मांग को आपने पहचाना, उसी मांग से शुरू कीजिए, उसी मांग से प्रश्न को प्रारंभ कीजिए। और एंड भी जो है उसी को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, उसी को जस्टिफाई करते हुए उसी को, और या उस पर ही समाप्त कीजिए प्रश्न को। कहां लाके छोड़ना है? उस पर ही समाप्त करना है। तो जिससे प्रारंभ है उसी पर समाप्त करना है, उसी से प्रारंभ करना है, उसी से समाप्त करना है। उदाहरण आपके समक्ष देता हूं कि जैसे हमने कहा था कि क्या राज्यपाल राज्य में केंद्र का एजेंट है, तो आपको प्रारंभ करना है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य में, लास्ट में करेंगे वो, इस प्रकार कहा जा सकता है, लेकिन पहले जो हमने स्टार्ट किया कि राज्यपाल जो है वह राज्य में केंद्र की अनुशंसा पर, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
सर्वश्रेष्ठ पद है। उसके बाद लिखेंगे कि अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह राज्य में केंद्र का एजेंट है, प्रतिनिधि है। और यह आरोप तब और अधिक प्रबल हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है, जब केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उससे अलग या उसके विरोधी या उसके विपक्षी राज्य में सत्तारूढ़ हो। ऐसी स्थिति में टकराव स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का आपकी अपनी विचारधारा होती है और विचारधारा का टकराव स्वाभाविक रूप से इन सरकारों के बीच देखने को मिलता है। अब उदाहरण देंगे, उदाहरण के लिए हमेशा अपनी बातों की पुष्टि उदाहरण से करते हैं और हाल के उदाहरणों से करते हैं। और याद रहे, उदाहरण सटीक होना चाहिए, उदाहरण सांगिक होना चाहिए, उदाहरण संदर्भ से जुड़ा होना चाहिए। गलत उदाहरण आत्मघाती हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। गलत उदाहरण आपको एग्जामिनर की नजर से गिरा सकता है। तो एग्जामिनर के को इंप्रेस करने के लिए उदाहरण बिल्कुल सटीक हो। अब केंद्र राज्य के टकराव की बात है, राज्यपाल का मुद्दा है, तो आपने समाचार पत्रों में कर्नाटका वाले इशू में पढ़ा था, आपने अभी समाचार पत्र में जो है दिल्ली को बार बार आपने पढ़ा था। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होता है। एलजी और दिल्ली सरकार, जो पिछली केजरीवाल सरकार के टकराव का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें केजरीवाल का आरोप था एलजी पर कि एलजी उनको अपने सही तरीके से कार्य करने नहीं दे रहे हैं। एक आरोप था, जो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ उस पर आपको चर्चा नहीं करना है, कि एक आरोप था केजरीवाल सरकार के द्वारा। ऐसा उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ, ऐसा केस गोवा में भी हुआ, कर्नाटका में भी हुआ, हाल में सरकार की उठापटक जो महाराष्ट्र में हुई, वहां पर भी आप राज्यपाल की भूमिका देख सकते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार से रहा है, इसके 3-4 अलग अलग उदाहरण आप इसमें देंगे। इन उदाहरणों के बाद आप कुछ कमेटियों का जिक्र करेंगे, जिसमें केंद्र राज्य टकराव और राज्यपाल से संबंधित कुछ कमेटियां जो बनी थी, उन कमेटियों की अनुशंसा समराइज करके 1-2 पैराग्राफ में देंगे और कमेटी को अंडरलाइन करेंगे, कमेटी के नाम को अंडरलाइन करेंगे कि ये कमेटी, ये कमेटी, ये कमेटी राज्यपाल गवर्नर को लेकर बनी है। एंड देन जो लास्ट पैराग्राफ होगा अंत में, जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं, जिसको आप वे फॉरवर्ड कहते हैं, वे फॉरवर्ड के बाद लास्ट में 3-4 लाइन जो कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन में आप इसी पे खत्म करेंगे कि प्रश्न में इस प्रकार जो प्रश्न में दिया गया जो यह कथन है कि राज्य का प्रतिनिधि होता है, यह स्पष्ट है उपरोक्त उदाहरणों से कि निश्चित तौर पर केंद्र में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्यपाल कार्य करते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति ही केंद्र की अनुशंसा से होता है। तो निश्चित तौर पर वह केंद्र के प्रति ज्यादा जो होंगे, क्या होंगे वो, केंद्र के प्रति वो ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होंगे, या फिर कोई अच्छा शब्द चुनेंगे कि उत्तरदायी होंगे, केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये ज्यादा सटीक शब्द है। शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। और एंड कर देंगे वहां पर, अपनी सलाह नहीं डालेंगे। आंसर लिखते समय पहला स्टेप था प्रश्न को, मांग को समझना, दूसरा स्टेप था तुमसे शुरू, तुम पर खत्म, तीसरा स्टेप जो है कि हम जब उत्तर लिख रहे हैं, हमने मांग को समझा, मांग के अनुरूप सजाया आंसर्स को बहुत बेहतर तरीके से। एक बात का ध्यान रखेंगे उत्तर लिखते समय, तीसरा और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, पहला ये बात है, दूसरा ये है, तीसरा जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बच्चे गलती करते हैं, उन गलतियों को मैंने नोटिस किया है कि उत्तर में अपना सच नहीं लिखना है। ये अपना सच किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है अपना सच? इसके स्थान पे
सार्वभौमिक सच लिखना है। इसके स्थान पर सार्वभौमिक सत्य लिखना है। अब सवाल ये उठता है कि आप सर प्लीज ये बताएं कि अपना सच क्या है, सार्वभौमिक सच क्या है। और उत्तर में आप, निबंध में आप, कहीं भी आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको हमेशा सार्वभौमिक सत्य लिखना है? व्हाट इज योर पर्सनल ट्रुथ और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए कि आप भगत सिंह के फैन हैं और आपको लगता है कि भगत सिंह की हत्या जो अंग्रेजों ने की, भगत सिंह जो शहीद हुए, गांधी जी की गलती से हो। आप स्वतंत्र हैं ऐसा सोचने के लिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने दिया। गांधी जी ने भगत सिंह के फांसी का विरोध नहीं किया। आप स्वतंत्र हैं इस बात को सोचने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन ये उत्तर में नहीं लिखिएगा। क्यों? ये आपकी अपनी समझदारी है। ये संदेह अच्छी है, इसमें मैं प्रश्न नहीं उठाऊंगा, आप समझदार हैं, लेकिन गलती मत करिएगा इसको अपने उत्तर में जगह देने की। सार्वभौमिक सत्य जो है कि भगत सिंह शहीद हुए और भगत सिंह की शहादत जो है वह पूरे भारत के लिए अ, एक तरीके से कहा जाए तो पूजनीय है, आदरणीय है, संस्मरणीय है। किंतु गांधी जी ने प्रयास किया था और उनके प्रयास का प्रूफ है, उन्होंने लेख लिखा था इनकी इनके पक्ष में। लेकिन ब्रिटिश सरकार, उस समय सार्वभौम सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार के पास पूर्ण रूपेण ताकत थी शहीद करने की और नहीं करने की। तो गांधी जी एक साथ जो नेता थे, एक आम नेता थे उस समय, वे कहीं के राष्ट्रपति, कहीं के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपिता नहीं थे उसका, उस कालखंड में। तो यह आरोप लगा देना, तत्कालीन परिस्थिति को ठीक से समझे बिना, सही से जाने बिना, बस सुनी सुनाई जोश में होश खोने वाले स्पीच का पार्ट को आप सत्य समझ लिए और उसको उत्तर में जगह दिए, तो आप चले जाएंगे। आपको मान लिया जाएगा कि आपकी समझदारी जो है वो सीमित है। एक और चीज बार बार चर्चा में आता है, जैसे नाथूराम गोडसे वाला मुद्दा। अब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे पर आरोप साबित हुआ और गोडसे को कोर्ट ने सजा दी। आरोप साबित हुआ और उन्होंने, एक पुस्तक भी उनकी बड़ी चर्चा में थी, मैंने गांधी को क्यों मारा। अब यहां दो पक्ष है कि हो सकता है कि आप उस पक्ष से सोच रखते हो और आपको लगे कि नहीं, गांधी जी ने सही, गोडसे जी ने सही किया, गोडसे ने ठीक किया। आप गोडसे के पक्षधर हो सकते हैं। आप दूसरे पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं जिसमें लगे कि आपको गोडसे जो हैं वो, उन्होंने हत्या की है, गोडसे जो हैं अपराधी हैं, हत्यारा हैं गांधी के। अब यहां प्रश्न में कभी ऐसे मुद्दों को, ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर अपनी राय ना लिखें, बचें इनसे, क्योंकि आप डिप्लोमेट्स हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप यहां पर अपनी राय ना लिखें तो बेहतर है, अपना सच ना लिखें तो बेहतर है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना सत्य ना लिखें, बचना है अपना सत्य लिखने से। और उसके स्थान पर क्या लिखना है आपको? जो सार्वभौमिक सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसमें स्वयं गांधी जी जो है, गांधी जी के जो हत्या को लेकर के जो कोर्ट मानती है, जुडिशरी, न्यायपालिका मानती है कि गांधी जी की हत्या की नाथूराम गोडसे ने, तो उसको, उनको उसी रूप में उत्तर में लिखना है। उनका महिमा मंडन किए तो बायस्ड मान लिया जाएगा आपको वैचारिक रूप से। तो ये उत्तर लेखन का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खंड है, अपना सच नहीं देना है। कई तरह के गलत गलत सच नासमझी में बच्चा लिख देता है। जैसे कुछ बच्चा लिख देता है कि जो नेहरू जी थे, उन पर वीडियो देखता है, मीम्स देखता है, जोशीले यूट्यूबरों को देखता है और भावुक हो जाता है कि नेहरू जी जो हैं वो, उनका एडमिना से अफेयर था, तो नेहरू जी जो हैं वो ये थे, तो नेहरू जी की जो मृत्यु हुई थी वो एसटीडी के कारण हुई थी। ये सारी चीजें ना
भ्रामक जो जानकारियां हैं, जो प्रमाणिक नहीं है, पूर्ण रूपेण प्रमाणिक नहीं है। अब दावा करने वाले अलग अलग तरह से दावा करते हैं, और हो सकता है कि उनके दावों में कुछ दावे सच हों, कुछ दावे गलत हों। आपको बचना है इन कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट से, इन अपने ट्रुथ से बचना है। आपको जो लगता है वो आप अपने पास रखिए, लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य है, जो स्थापित सत्य है, जो वैश्विक ग्लोबल रूप से रिकॉग्नाइज किया गया ट्रुथ, यू हैव टू चूज दिस ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड ट्रुथ। आई बात मेरी समझ में आपको? चलिए एक और बात करते हैं। बातें कई सारी हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अपना सच नहीं देना है, सार्वभौमिक सच को जगह देनी है आंसर में। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आंसर्स को पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स। कई बच्चा ये प्रश्न पूछता है कि जो उत्तर है उसको हम पैराग्राफ में लिखें या फिर उसको जो है पॉइंट्स में लिखें। यदि इस तरह की दुविधा आपके मस्तिष्क में चल रही हो कि उत्तर को हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स, तो मैं आपको एक स्पष्ट सलाह दूंगा कि मध्यम मार्ग अपनाएं। मध्यम मार्ग का तात्पर्य है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन जब आप इन दोनों का एक कॉम्बो डिजाइन करेंगे, एक ऐसा उत्तर डिजाइन करेंगे जिसमें पैराग्राफ भी हो और पॉइंट्स भी हो, कॉम्बो हो, जहां आपको लगे कि शुरुआत हमेशा पैराग्राफ से कीजिए, बिकॉज पॉइंट्स जो है उससे स्टार्ट करना गलत है। इवन पॉइंट्स देने के पहले 3-4 लाइनों का एक छोटा पैराग्राफ जरूर दीजिए, और पॉइंट्स के बाद भी 2-3 लाइन का पैराग्राफ जरूर दीजिए। पैराग्राफ कवर पेज होना चाहिए, और पॉइंट्स इन 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 इनवेलप होना चाहिए, मतलब बिटवीन द पैराग्राफ्स। आंसर शुड बी स्टार्टेड पैराग्राफ, points should be in between the paragraphs, and that should be connected with both paragraphs। इसको फ्लो बोलते हैं। आपने कई महान पुरुषों से, महिलाओं से, और जो टॉपर्स से और बहुत सारे गुरुजनों के जो इंटरव्यूज देखे होंगे, उसमें एक वर्ड वो बार बार यूज करते हैं कि आंसर में एक फ्लो होना चाहिए, ऐसे में भी एक फ्लो होना चाहिए। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये फ्लो किस चिड़िया का नाम है या ये फ्लो है क्या दरअसल, इस पर मैंने किसी को चर्चा करते हुए नहीं सुना। देखो फ्लो क्या है, सिखा देता हूं कि फ्लो क्या है। फ्लो है कि अभी मैं बात कर रहा हूं किसी मुद्दे पर, और फिर उस मुद्दे के किसी दूसरे पक्ष पर मुझे जाना है, तो पहले वाले को बता के जाएंगे और दूसरे वाले को भी बताएंगे कि अभी हम वहां से आ रहे हैं। ये शिष्टाचार है। पहले वाले पैराग्राफ को अंत करते समय अंत में जिक्र कर देंगे कि अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कनेक्ट करके। और जब उसकी शुरुआत करेंगे तो बता देंगे कि अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अब हम इस पे चर्चा करेंगे, और उसका सीक्वेंस प्रॉपर हो कि एक ऐसा, जैसे कोई इकोनॉमिकल मुद्दे पे बात किए तो उसके बाद हम जब इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे पे आएंगे, सोशल मुद्दे पे आएंगे, मान लीजिए कि एक इकोनॉमिकल डायमेंशन दिखाए, फिर हम सोशल डायमेंशन दिखा रहे हैं, तो इकोनॉमिकल डायमेंशंस को एंड करेंगे उसके सोशल कनेक्शंस के साथ, एंड सोशल को स्टार्ट करेंगे उसके इकोनॉमिकल कनेक्शंस के साथ जोड़ते हुए। ऐसा लगे कि जो एग्जामिनर है, जो पाठक है, जो उत्तर आपका पढ़ रहा है, उसको कनेक्टेड फील करे। ठीक है, ये नहीं कि बीच में अचानक से कुछ नया उसको मिले और वो कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या बात है, ये कहां से आ गया बीच में, ये कहां से आ गया बीच में। ऐसा नहीं लगे उसको, सिस्टमैटिक लगे। और ऐसा अभ्यास से सिद्ध होगा, धीरे धीरे लिखते 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 लिखते, कि आपको पता चलेगा। और लिखने से पहले पूर्व की तैयारी से ये चीजें तय होगी। पूर्व की तैयारी, आपके मस्तिष्क में एक क्लियर इमेज होना चाहिए अपने आंसर्स का, जिसको माइंड मैप बोलते हैं। आप लोग माइंड मैप का मतलब समझ लेते हैं जब मार्केट में नोट्स मिलता है, नहीं, माइंड में एक एक डायलॉग में बार बार यूज करता हूं बच्चों को कि सफलता पहले मन में घटित होती है, फिर जीवन में घटित होती है। योजनाएं पहले मन में बनती है, माइंड में बनती है, फिर उसको कार्य रूप दिया जाता है। अब जैसे मैं मुखर्जी नगर के अपने संस्थान के लिए कई सारी योजनाएं अपने मन मस्तिष्क में बनाई है मैंने,
अब मेरी जो मस्तिष्क में योजना है वो क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैंने प्लान कर रखा है और कर रहे हैं उसको और ज्यादा शार्प कि क्या क्या करना है। तो यदि ये चीजें पहले से मुझे क्लियर नहीं होगी और मैं यहाँ आ जाऊं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा और कोई भी चीज प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन यदि पहले से मैंने योजना बना ली है, पता है मुझे फॉर्मेट पता है, तरीका पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये यदि पहले से क्लियर है तो हम बहुत तेजी से इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। आंसर्स के साथ भी यही। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां इसका आंसर क्या हो गया, बोथ। और डेकोरेटेड पैराग्राफ, पॉइंट, पैराग्राफ, पॉइंट एंड पैराग्राफ, एंड में भी पैराग्राफ, कंक्लूजन के रूप में, स्टार्टिंग में भी पैराग्राफ, इंट्रो के रूप में। लिखना नहीं है इंट्रो, लेकिन वो थोड़ा 4-4 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूड, ताकि कोई ये दो भी पढ़ ले तो समझ ले कि क्या हमने लिखा है। ठीक है। और दोनों में अंतर होना चाहिए, सेम सेम नहीं। ये यदि संभावना की बात करें तो ये पूर्णता की बात करें, ये प्रश्न के की शुरुआत करता हुआ नजर आए तो ये प्रश्न को फिनिश करता हुआ नजर आना चाहिए। और बीच में आप पॉइंट, डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा डालिए। और हर जगह बीच बीच में 2-4 लाइन के कुछ पैराग्राफ्स भी डालिए। इससे ना प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाता है। एक 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 जो होता है ना कि इंप्रेसिव टाइप ऑफ आंसर हो जाता है, कि इंप्रेस होते हैं उससे एग्जाम, तो वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जो हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी बातें हैं कि जब हम प्रश्न लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा, उसकी मांग को समझा, फिर प्रश्न का उत्तर शुरू किया, उत्तर उसी मांग से शुरू किया और उत्तर को फिनिश भी उसी पे करेंगे। लेकिन प्रश्न के उत्तर का दायरा क्या होगा, विस्तार क्या होगा, कितना विस्तृत करेंगे प्रश्न। शॉर्ट प्रश्न है यदि तो उसका विस्तार लिमिटेड करेंगे। प्रश्न में 5 से 7 दायरे होंगे, डायमेंशन। प्रश्न में, प्रश्न का जो दायरा होगा, प्रश्न का जो विस्तार होगा, उसमें हम एक बार हम बात ये कर रहे थे कि उसमें कुछ पॉइंट्स बच्चों ने डाले थे। जैसे पहला पॉइंट डाला था विस्तार या दायरा। उस पॉइंट्स को मैं थोड़ा अगले लेवल पे ले जाके बता देता हूं, क्योंकि वो पॉइंट्स भी अच्छा था कि जो उत्तर हो उसका विस्तार क्या हो, उसका दायरा क्या। बच्चों ने उसमें लिखा था कि उत्तर लिखते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर का विस्तार उपयुक्त हो। और इसका अर्थ यह है कि प्रश्न में जो पूछा जाए हमें वही लिखना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, साथ ही जो पूछा गया है वह छूटना नहीं चाहिए। जनरलाइज स्टेटमेंट है। हमने बताया था प्रश्न की मांग में जो मांगा जाए उतना ही लिखिए, उससे बाहर, उससे अलग कुछ मत लिखिए, बताया था आपको। लेकिन यहां हम इसको एक अलग डायमेंशन बताते हैं। उत्तर का जो दायरा होता है उसमें हम अलग अलग आयामों पे बात करते हैं, डायमेंशन। ये आयाम हमारे कलम को रुकने नहीं देते। आयाम, डायमेंशन, किसी भी उत्तर के कितने संभावित आयाम हो सकते हैं। एक आयाम हो सकता है आर्थिक। क्रम को भी देखिएगा मैं किस क्रम में रख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी जो है आर्थिक आयाम है। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है, वो है संवैधानिक आयाम। प्रश्न के किसी मुद्दे का यदि जुड़ाव कॉन्स्टिट्यूशन से हो, संविधान से हो, तो वो हम संवैधानिक आयाम की बात करते हैं। दूसरा आर्थिक आयाम। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, क्रम पर ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय आयाम। वर्तमान में ये ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, एक सामाजिक आयाम होता है, सोशल डायमेंशन। ठीक है, इसी को सांस्कृतिक भी बोलते हैं या कल्चरल डायमेंशन, ऐसे भी लिख रहे हैं। बड़ा लॉन्ग आंसर्स के लिए
लॉन्ग आंसर्स के लिए आयाम का ज्ञान और आयाम की समझदारी अच्छी होनी जरूरी है। सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम डायमेंशन है, राजनीतिक आयाम भी होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन, तकनीकी आयाम होता है, टेक्निकल डायमेंशन। ठीक है ना, कि टेक्निकल डायमेंशन को यहां रखना था मुझे सामाजिक के पहले। तकनीकी आयाम होता है, राजनीतिक आयाम, टेक्निकल डायमेंशन। यदि हम आंसर्स में टेक्नोलॉजिकल कुछ इश्यूज लिख रहे हैं वो टेक्निकल डायमेंशन है। हमें एक, हमारे गुरुदेव आए हैं, तो जो टेक्निकल डायमेंशन है उस पर ज्यादा ध्यान रखना है, टेक्निकल डायमेंशन पर। एक मिनट, आइए सर, बैठल जाए। तो टेक्निकल डायमेंशन है आंसर का, हम अलग अलग आयाम बता रहे हैं कि संवैधानिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, पर्यावरणीय आयाम है, सामाजिक या सांस्कृतिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है, तकनीकी आयाम है, टेक्निकल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन की भी मैंने बात की। और जो दूसरा डायमेंशन है कि आप इसका, आप व्यावहारिक या व्यावहारिक बिहेवियरल डायमेंशन भी देख सकते हैं। अब ना, डायमेंशंस और भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वैश्विक आयाम भी हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे वो यदि कॉन्सेप्ट जुड़ा है तो वैश्विक आयाम भी हो सकता है, ग्लोबल डायमेंशन पे भी आप सोच सकते हैं। जो रीजनल है, क्षेत्रीय आयाम भी जुड़ सकता है यदि आप क्षेत्र विशेष से उसको जोड़ के देखते हैं। कौन सा आयाम उस प्रश्न पर सटीक बैठ, और कौन कौन सा आयाम अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो प्रत्युत्पन्न मतित्व क्षमता है, उसके आधार पर तय करना है। सब रिलेवेंट नहीं है, सब प्रासंगिक नहीं है, इसमें से कुछ प्रासंगिक है। जो प्रासंगिक है उसकी चर्चा करनी है, जो प्रासंगिक नहीं है, जो अनावश्यक है, उसको छोड़ देना है। यही हुआ दायरा। दायरा मीन्स क्या, कि उत्तर का जो दायरा है, उत्तर का जो विस्तार है, वह आप कैसे तय करेंगे, वह प्रश्न की मांग के अनुरूप तय करेंगे। प्रश्न में यदि टेक्निकल आयाम पे बल दिया गया है और आपकी आपकी जो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें पर्यावरणीय आयाम पर फोकस करने का कर रहा है, या इसको इकोनॉमिकल डायमेंशन से देखने के लिए कह रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से देखने के लिए कह रहा है, तो उसको समझना है आपको। और एक बात और ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह प्रश्न पूछा किसमें है। यदि कोई प्रश्न GS1 में पूछा है तो निश्चित तौर पे ऐतिहासिक आयाम जो उसका है, हिस्टोरिकल डायमेंशन, आर्ट एंड कल्चर उसमें है, कल्चरल डायमेंशन। क्योंकि GS1 जो है वह पूर्णतः पहले से तय कर दिया गया है कि GS1 आपका BPSC का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, थिंकर, करंट, समसामयिक, नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में ही अपने उत्तर के आयामों को चुनना है, उसकी चर्चा करना है। संक्षिप्तता और विस्तृत, जो आप संक्षिप्त करेंगे या विस्तृत लिखेंगे, वो निर्भर करेगा प्रश्न के अंक पर, कितने अंक का प्रश्न है। यदि 8 अंक का प्रश्न है तो वो संक्षिप्त प्रश्न होगा। पहले से मेरे पास 8 अंक वाले प्रश्न का एक फॉर्मेट होगा कि हम उसमें 4 लाइन का इंट्रो लिखेंगे और बीच में 1.5 पेज का उसका बॉडी डिजाइन करेंगे और लास्ट में आधा पेज में वे फॉरवर्ड और कंक्लूड कर देंगे। और कोई जरूरी नहीं कि हर किसी में कंक्लूजन एकदम वैसा हो, कंक्लूजन भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करेंगे आंसर्स को। बट फॉर्मेट रेडी है मेरा कि 4 लाइन का इंट्रो, क्योंकि ये 8 अंक वाले के लिए हमने ये फॉर्मेट पहले से एक परमानेंट फिक्स्ड फॉर्मेट बना रखा। लेकिन यही यदि 38 नंबर का है, 38 अंक का है, तो उसके जो डायमेंशन, उसका जो विस्तार, उसका जो दायरा होगा, उसमें जो भी संभावित आयाम बनते हैं आंसर के, प्रश्न की मांग के अनुरूप, उन सब पे चर्चा करनी है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही? देखिए, चीजों को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। हमारे साथ दोनों चंदन जुड़े हैं आज, और
साथ में सोफिया हैं और कुछ बालकों को, अच्छा हाँ, चलिए, सब लोग जो बाद में देख रहे हैं और जो अभी यूट्यूब पे मुझे देखेंगे इसको, चूंकि यह जो क्लास है रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी प्रश्न के आंसर लेखन को लेकर के, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ पे यदि नहीं समझ में आता है कोई तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये विस्तृत दायरा है, आयाम है उत्तर के, जिसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अब है क्या, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जो बच्चे गलती करते हैं, हरवरी में वो बच्चे प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते ठीक से। सारा खेल प्रश्न को पढ़ने का है, प्रश्न को समझने का है, प्रश्न की मांग को समझने का है। क्या मांगा गया है ये नहीं देखना है, लंबे प्रश्नों में क्या क्या मांगा गया है ये देखना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न का शुरुआती मांग आप पूरा कर देते हैं, प्रश्न में दो और मांगे थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, तो इसमें अंक बटे होते हैं प्रश्न के अलग अलग खंडों पर। यदि किसी प्रश्न के 3 खंड हैं और आपने सिर्फ एक ही खंड में प्रश्न के उत्तर पूरे कर दिए, तो आपको उसका तीसरा हिस्सा ही मिलेगा, बाकी के 2 हिस्से काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने उसको अधूरा उत्तर माना जाएगा। आप अपनी ओर से पूरा कर भी गए, लेकिन आपने वो संतुलन बनाए नहीं रखा। प्रश्न के 3 पक्ष थे तो तीनों पक्ष में एक संतुलन चाहिए था। प्रश्न में 2 पक्ष हैं तो दोनों पक्षों का उत्तर लिखना था। तो यहां जो बात आपने पढ़ा कि प्रश्न जब पूछा जाए तो कभी कभी प्रश्न में एक से अधिक पक्ष होते हैं और उन हर एक पक्ष के अनुसार एक संतुलित उत्तर लिखना है, हर पक्ष में संतुलन साधना है। और ऐसा करना है कि जो जो पूछा गया है, जिस क्रम में पूछा गया है और जिस भाव में पूछा गया है, उसी तरीके से आप उत्तर को सजाएं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए, और जब भी उत्तर आप लिखते हैं ना, तो आप उत्तर लिखते समय कुछ तकनीकी शब्दावलियां होती हैं। हर विषय का अपना तकनीकी शब्दावली होता है। उदाहरण के लिए यदि आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं, वो तकनीकी शब्दावली है उसकी। पॉलिटी की माँ, पॉलिटी के पापा, पॉलिटी के दादा, अम्मी अब्बा सब कौन है? संविधान। संविधान से ही राज व्यवस्था है। तो संविधान के जो तकनीकी शब्द हैं पॉलिटी के आंसरों में दिखने चाहिए। संविधान के जो अनुच्छेद हैं, संदर्भ, जिस संदर्भ में प्रश्न हो संदर्भ से जुड़ा अनुच्छेद जरूर लिखना चाहिए, सटीक, बिल्कुल जो उस पर लागू हो वे अनुच्छेद लिखने चाहिए। अब यदि इतिहास का उत्तर लिख रहे हैं तो जो ऐतिहासिक शब्दावलियां हैं, कुछ इतिहास के जो तकनीकी शब्द हैं वो दिखने चाहिए आपके उत्तर। आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी के जो तकनीकी शब्दावली है, जैसे मान लीजिए हिमालय की उत्पत्ति लिख रहे हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी एक तकनीकी शब्द है और उसकी वहां वो संदर्भित है, वो प्रासंगिक है, उसका जिक्र होना चाहिए। तो हर विषय का, चाहे वो इकोनॉमी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सबकी अपनी अपनी तकनीकी शब्दावलियां हैं जो उनसे संदर्भित हो, वो उसको वहां पर जो प्रासंगिक लगे उसको जरूर लिखिए। यही है उत्तर के प्रामाणिकता को लेकर के जो बात की जा रही है कि उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण होता है तकनीकी शब्दावली। और जरूरी है कि आप जैसा उत्तर लिख रहे हैं उससे जुड़े तकनीकी शब्द का प्रयोग। कहाँ से मिलेंगे ये तकनीकी शब्द, ये बताना भी तो जरूरी है ना। ये एनसीईआरटी से मिलेंगे। संबंधित विषय की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें उस विषय विशेष की कुछ ऐसे शब्दावलियां होंगी जो उसी विषय को आपको महसूस कराएंगे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी में अनुच्छेद है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में जब आप बातें करेंगे तो वो ज्योग्राफिकल वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजीज है वो दिखने चाहिए। और सबसे अंत में बात करेंगे कि लिखते समय आपकी जो भाषा हो वह पूर्णतः औपचारिक भाषा हो। अनौपचारिक शब्दों के प्रयोग से आप उत्तर लेखन में बचें। तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करें। भाषा में मात्रा की गलती को निम्नतम स्तर पर ले जाए, एकदम निम्न होना चाहिए, गलतियां मात्रा की ना हो एक तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मात्रा की गलती थोड़ी देर के लिए एग्जामिनर को आपकी छवि जो आपकी बनी अच्छी उस पर थोड़ा इफेक्ट करती है, बैड इम्पैक्ट है। यदि लगातार मात्रा की गलती हो रही तो उसको सुधारने के लिए आप उन शब्दों को बार बार लिखकर अभ्यास करिए जिन शब्दों में आप मात्रा अशुद्धि गलत करते हैं। व्याकरणिक शुद्धि भी अनिवार्य है अच्छे उत्तर के लिए, लेकिन यदि आप उसमें लाचार महसूस कर रहे हैं, अभ्यास जारी रखिए सुधारने का। थोड़ा मोरा गलती है तो माफ हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में हिंदी की अशुद्धियां नजरअंदाज कर देते हैं एग्जामिनर, लेकिन नजरअंदाज करने की नौबत क्यों आने दें। यदि आप शुद्ध लिख सकते हैं तो शुद्ध लिखें, ठीक है। तो साफ सुथरे तरीके से लिखें, तत्सम शब्द लिखें, ज्यादा उर्दू फारसी और देसी भाषा
और जो देहाती भाषा है, शब्द है, वो प्रयोग ना करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और बाकी शुरुआत में हमने कुछ एक दो क्वेश्चन रखे थे, उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समाप्त करूंगा आपके साथ का आज ये जो सफर है। हमने इसमें एक बातें और लिखी थी, यहाँ देखिए, कुछ प्रश्न उठाए थे मैंने बिगनिंग में। हाँ, यहाँ है। हमने लगभग सबको स्पष्ट किया, उत्तर कैसे लिखें बताया, किन बातों का ध्यान रखना है ये बताया। उत्तर लेखन का अभ्यास ये आप प्रथम दिवस से प्रारंभ कीजिए, जिस दिन से आपने तैयारी शुरू की, जो टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक का एक क्वेश्चन फ्रेम करिए। सबसे पहले पीवाईक्यू से फ्रेम करिए, फिर धीरे धीरे खुद भी उसके आधार पर प्रश्न निर्माण की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए, या फिर अपने मेंटोर, अपने टीचर, अपने अभिभावक जो आपको गाइड कर रहे हैं, अपने कोच से पूछिए कि मैंने ये टॉपिक फिनिश किया है तो इस पर एक प्रश्न दीजिए जिसका हम अभ्यास करें। और हाँ, लिखावट अच्छी हो, पढ़ने लायक हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। भाषा तो मैंने बताया ही आपकी क्या हो, और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कम समय में आप कम से कम 1 मिनट में यदि आप 6 शब्द से ज्यादा लिखते हैं, 7 शब्द 6 शब्द लिख लेते हैं, तो समझिए कि आपकी स्पीड अच्छी है। स्पीड आ जाती है यदि आप टाइमर के साथ आंसर राइटिंग का अभ्यास करेंगे, तो टाइम बॉन्ड के साथ अभ्यास करेंगे और हर बार अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी हमारे गुरुदेव आ गए हैं सब, तो उनकी क्लास है, तो अभी हम विदा लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आप जो क्योंकि ऑनलाइन के दौर में क्लास और वीडियो अब समानार्थी होता जा रहा है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।